बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत तो आफियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज हम लोग केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं और आज हम लोग इस लेक्चर में कुछ पोर्शन प्रीवियस लेक्चर का डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमने जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिया हुआ है वो है हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला, कि हम केमिकल फार्मूला को कैसे लिखते हैं, जो कि बोर्ड के लिहाज से काफी अहम सवाल था। आज इसके ही सेकंड पार्ट को हम देखेंगे। ये भी बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो है सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला, कि केमिकल फार्मूला जो है उसकी सिग्निफिकेंस क्या होगी। तो इसमें हम टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला को भी डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास दो तरह के केमिकल फार्मूला होते हैं। एक एम्पिरिकल फार्मूला होता है और दूसरा मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। तो आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और हमारा जो अब टॉपिक है केमिकल फार्मूला की सिग्निफिकेंस, ये आपको कहां पर मिलेगा। ठीक है, ये आपको उसी पोर्शन में, ठीक है, जहां हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला था उसी के साथ आपको ये मिल जाएगा, जो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। केमिकल जो फार्मूला है, ठीक है, ये आपको एक्चुअली एक फ्लावर की फॉर्म में मिलने वाला टॉपिक है। ठीक है, जिसे हमने अभी देखा, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें ना फ्लावर्स के अंदर मिड में लिखा हुआ है सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला, ये आपकी मेन हेडिंग बनेगी। और इसके बाद जो आपको पैटर्न्स नजर आ रही है फ्लावर की, यही पैटर्न्स एक्चुअली इसके पॉइंट्स बन जाएंगे। ठीक है, देयर आर 5 पैटर्न्स एंड देयर आर 5 पॉइंट्स। तो हमने इसको पॉइंट्स के फॉर्म में लिखना होगा, जैसे कि हम अभी इसको समझने जा रहे हैं। इसी तरह आप इसको 1 बाय 1 पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आ गया होगा कि हमने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना कैसे है। तो आइए हम चलते हैं इसके पहले पॉइंट की तरफ। और इसका जो पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो कुछ इस तरह से होगा, इट रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ द सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल वाटर। अब वो कहता है कि आप केमिकल फार्मूला की मदद से किसी भी सब्सटेंस के नेम को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप H2O कहीं पर भी पढ़ लिखे हुआ अगर आपको कहीं मिलेगा तो इट्स मीन वाटर की बात हो रही है। इसी तरह अगर आपको कहीं पर भी NaCl लिखा हुआ मिलता है तो इसका मतलब टेबल सॉल्ट की बात हो रही है। ये टेबल सॉल्ट यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि NaCl टेबल सॉल्ट का फॉर्मूला है। जैसे आप देख सकते हैं कि H2O जो है इट इज अ केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर। तो ये H2O एक्चुअली वाटर के नेम को भी रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा अगर हम दूसरी एग्जांपल देखें तो लाइक कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को CO2 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो कहीं पर भी अगर CO2 लिखा हुआ आपको मिलता है तो इट्स मीन कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप केमिकल फार्मूला की मदद से किसी भी सब्सटेंस के नेम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला पॉइंट था। अब इसका जो सेकंड पॉइंट है वो क्या होगा। सेकंड पॉइंट वो कहता है कि इट आल्सो रिप्रेजेंट्स द 1 मोल ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब उसकी वर्डिंग अगर आप देखें तो उसने कहा कि ये आपको नंबर ऑफ मोल्स रिप्रेजेंट करेगा इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब काफी बच्चों को यहाँ पर बैलेंस केमिकल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो पहले मैं आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन का समझा देता हूँ कि किस तरह से इक्वेशन जो है वो बैलेंस होती है। ठीक है, तो आइए पहले हम इक्वेशन को बैलेंस करना सीखते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक इक्वेशन आपको नजर आ रही होगी जो कि कैल्शियम ऑक्साइड है। ठीक है, यानी कैल्शियम जो है इट इज गोइंग टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू मेक कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर कैल्शियम और ऑक्सीजन ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं, क्योंकि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। और इनके पार्टिसिपेट करने के बाद रिएक्शन के बाद जो आपको नेक्स्ट चीज मिल रही है वो है कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि एक प्रोडक्ट कहलाएगी। अब हम देखते हैं कि इक्वेशन कैसे बैलेंस है और कैसे बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस का मतलब ये होता है कि आपको एरो के दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल करना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके पास जो कैल्शियम है क्या ये बैलेंस है या नहीं है। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो आपके पास जो कैल्शियम है वो दोनों तरफ एरो के सेम क्वांटिटी में मौजूद है, यानी कि एरो के इस तरफ भी कैल्शियम 1 है और प्रोडक्ट्स के अंदर भी कैल्शियम की जो अमाउंट है वो 1 है। इसका मतलब जो कैल्शियम है वो क्या है, बैलेंस। ठीक है, तो कैल्शियम हमारे पास बैलेंस है यहाँ पर। लेकिन अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर बैलेंस नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें तो एरो के एक तरफ ऑक्सीजन जो है उसके साथ 2 लिखा हुआ है। 2 का मतलब क्या है
कि दे आर टू एटम्स, जबकि प्रोडक्ट्स के अंदर ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो जस्ट 1 है, यानी एक ऑक्सीजन इसमें मिसिंग है। तो हमें इक्वेशन को बैलेंस करना होगा यहाँ पर, क्योंकि ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, इसमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो हम ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करेंगे यहाँ पर? तो हमें क्या करना होता है कि हम यहाँ पर ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज लगाकर इसको बैलेंस कर सकते हैं। जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं कि मैंने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ प्रोडक्ट्स में 2 को मल्टीप्लाई किया। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कैल्शियम की क्वांटिटी भी 2 हो जाती है। तो डेफिनेटली मुझे रिएक्टेंट्स के अंदर भी कैल्शियम को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है ताकि इक्वेशन बैलेंस हो जाए। अब ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो चुकी है। अब इसके अंदर जो आपको रेड कलर के न्यूमेरिकल वैल्यूज नजर आ रही होंगी, जैसे कैल्शियम के साथ 2 है, तो ये नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर आप प्रोडक्ट्स में देखें तो जो प्रोडक्ट्स के अंदर आपको 2 नजर आ रहा है कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ मोल्स को। तो इसका मतलब कि ये आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ मोल्स के बारे में भी बताता है। ये हम लोग इसी चैप्टर में आगे कमिंग लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं डिटेल के अंदर, और इसके हवाले से हमारे पास कुछ एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल्स भी हैं, तो वो भी इंशाल्लाह ताला हम जल्द से जल्द जो है उसको कमिंग लेक्चर्स के अंदर करेंगे। तो वहां आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि मोल्स क्या चीज है। तो फिलहाल इस पॉइंट के मुताबिक ये आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ मोल्स भी बता रहा है। जैसे आपकी वर्डिंग में दोबारा बता रहा हूं, इट आल्सो रिप्रेजेंट्स द 1 मोल ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो आइए हम चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ, और अब इसका जो थर्ड पॉइंट है वो कहता है कि ये आपको जो मॉलिक्यूल है या फिर जो भी कंपाउंड हो आयोनिक कोवैलेंट, ये इसके एक यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। इसके कहने का मतलब क्या है? आइए इसको जरा कुछ एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं। जैसे आपके पास जो टेबल सॉल्ट है, ठीक है, आप टेबल सॉल्ट जितनी मर्जी क्वांटिटी में ले लें, लेकिन इसका जो एक यूनिट होगा वो NaCl ही कहलाएगा, जो कि एक केमिकल फार्मूला है। तो NaCl ये एक फार्मूला यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली अगर हम कोवैलेंट कंपाउंड की बात करते हैं, तो कोवैलेंट कंपाउंड में वाटर की मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो एग्जांपल में हमारे पास जो वाटर है, देयर आर लैक्स और मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स, लेकिन उनमें से अगर एक को रिप्रेजेंट करना हो तो वाटर का फार्मूला H2O है। तो H2O एक्चुअली इस यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ये अपनी बुक की वर्डिंग में कहता है कि इट इज इनफैक्ट द वन मॉलिक्यूल और फार्मूला यूनिट ऑफ द कंपाउंड। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट था। तो अब हम चलते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ, और जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो क्या है कि इट इंडिकेट्स द मास ऑफ द कंपाउंड इन AMUs और ग्राम्स, कि ये केमिकल फार्मूला एक्चुअली किसी भी कंपाउंड की, ठीक है, मास को रिप्रेजेंट करेगा AMU में, एटॉमिक मास यूनिट के अंदर या ग्राम्स के अंदर। अब इसको समझने के लिए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल मैं ले रहा हूं अमोनिया की। अब अमोनिया जो है, ठीक है, इसका हम मास देखेंगे कि क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो पीरियोडिक टेबल में आप सिंबल्स देखते हैं, इन सिंबल्स के ऊपर एक वैल्यू लिखी होती है, ये एक्चुअली एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इसी तरह इसके जो नीचे वैल्यू लिखी होती है, ठीक है, ये वैल्यू एक्चुअली एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट कर रही होती है, ठीक है। तो अगर किसी भी कंपाउंड का मास हमें मालूम करना है तो हमें इसके तमाम एटम्स के एटॉमिक मास को ऐड करना होगा। जैसे कि अमोनिया है, अब अमोनिया में नाइट्रोजन जो है एक ही है, तो डेफिनेटली उसका एटॉमिक मास 14.01 है, जबकि हाइड्रोजन देयर आर 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, तो उसका जो मास है वो 1.01 है। तो हम उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद आप इनकी टोटल वैल्यूज को सम करेंगे, तो जो हमारे पास यहाँ पर आंसर प्रोड्यूस होगा वो आंसर है 17.04। तो ये इसका मास है। तो इसका मतलब कि आपको अगर किसी भी कंपाउंड का फार्मूला मास या मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है तो आपको केमिकल फार्मूला की ही जरूरत पड़ेगी। तो इस लिहाज से भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ, फिफ्थ पॉइंट। अब जो इसका फिफ्थ पॉइंट है, इसमें वो आपको कहता है कि इट हैज द नेम ऑफ द एलिमेंट्स एज प्रेजेंट इन द कंपाउंड, यानी कि जो भी कंपाउंड है उसमें जो भी एलिमेंट्स हैं ये उनके एलिमेंट्स को भी रिप्रेजेंट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं टेबल सॉल्ट की बात करता हूं, अगर इसका भी फार्मूला ना होता तो हमें तो पता ही नहीं चलता कि ये बना किससे हुआ है, ठीक है। यानी इसमें अब हमें पता है कि इसमें सोडियम भी मौजूद है, इसमें क्लोरीन मौजूद है, इन्हीं के कंबाइन होने से टेबल सॉल्ट जनरेट हो रहा है। इसी तरह अगर मैं और भी एग्जांपल्स ले लूं,
अब जो वाटर है, अब वाटर के अंदर भी हमें फॉर्मूला ही बता रहा है कि देयर आर 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं और 1 ऑक्सीजन एटम्स हैं, और यही आपको फॉर्मूला बता रहा है कि इस कंपाउंड में एलिमेंट्स कौन-कौन से हैं। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो इनकी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस मौजूद है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो डेफिनेशन हमारे पास आ रही है एम्पिरिकल फार्मूला। तो ये जो फार्मूलाज हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, ये बोर्ड में कैसे आते हैं इसको हम लोग लास्ट में डिस्कस करते हैं। तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है ताकि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। तो जो एम्पिरिकल फार्मूला है इसकी डेफिनेशन आपको इसकी हेडिंग के बिल्कुल नीचे जो है वो वर्डिंग में मिल जाएगी। तो आइए हम पहले समझते हैं कि एम्पिरिकल जो फार्मूला है वो है क्या चीज। तो एम्पिरिकल फार्मूला, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो इसकी डेफिनेशन है वो क्या है कि इट इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ द फार्मूला। ये एक सिंपलेस्ट फार्मूला है जो कि एम्पिरिकल फार्मूला कहलाएगा। इट इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ फार्मूला इज एम्पिरिकल फार्मूला। इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। यानी कि एक ऐसा फार्मूला है जो किसी भी कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स की सिंपलेस्ट रेशियो को शो करेगा। अब हम इसे मालूम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, हाउ वी कैन डिटरमाइन एम्पिरिकल फार्मूला। हम कैसे मालूम करेंगे कि ये एम्पिरिकल फार्मूला है। तो याद रखिएगा कि एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो किसी भी कंपाउंड की कंपोजिशन परसेंटेज पर डिपेंड करेगा, यानी कि वो कंपाउंड किन एटम से बना हुआ है, उसकी क्या परसेंटेज है। इस कांसेप्ट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। तो एग्जांपल की मदद से मैं आपको समझाता हूं। एग्जांपल आपको उसी के नीचे वाले पैराग्राफ के अंदर मिल जाएगी जिसमें आपको दो एग्जांपल्स दी गई हैं। इसमें जो हमारे पास सबसे पहले एग्जांपल है कोवैलेंट कंपाउंड्स के हवाले से। तो याद रखिएगा कि कोवैलेंट कंपाउंड के अंदर अगर हमें एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करना है तो हम उसकी सिंपलेस्ट रेशियो को ले लेंगे। सिंपल रेशियो आपको निकालनी है, तो वही सिंपल रेशियो उसका एम्पिरिकल फार्मूला कहलाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सिलिका की, सिलिका यानी SiO2, ठीक है, सैंड का फार्मूला है ये SiO2। तो इसमें अगर हम देखें तो सिलिकॉन जो है वो आपके पास 1 है और ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है। इस लिहाज से अगर मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला की रेशियो निकालूं, क्योंकि ये भी तो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, तो वो मेरे पास 1:2 बन रही है, ठीक है, यानी 1 सिलिकॉन एंड 2 ऑक्सीजन एटम्स। सिमिलरली अगर मैं अब इसकी सिंपलेस्ट रेशियो देखूं तो मेरे पास इसकी सिंपलेस्ट रेशियो भी सेम बनेगी, यानी 1:2। तो अगर मैं इस रेशियो से इन एलिमेंट्स को लिखता हूं तो मेरे पास सेम फार्मूला जनरेट होगा SiO2, ठीक है, यानी ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है और ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी है। चूंकि ये एग्जांपल ऐसी थी कि जिसमें एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, इसलिए मे बी आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो। हम इसकी दूसरी एग्जांपल को भी पहले समझते हैं। दूसरी एग्जांपल जो है वो इसकी ग्लूकोज की है। अब इस ग्लूकोज के अंदर अगर आप देखें तो आपको 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन एटम्स एंड 6 ऑक्सीजन एटम्स नजर आ रहे हैं। अगर मैं इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला की रेशियो निकालता हूं तो मेरे पास इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला की जो रेशियो है वो क्या होगी, 6:12:6। ये इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला की है। अब अगर मुझे सिंपल रेशियो निकालनी है तो आई कैन डिवाइड ऑन 6। मैं इसको 6 पे डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास जो इसकी सिंपलेस्ट रेशियो जनरेट हो रही है वो है 1:2:1, ठीक है। तो ये आपके पास 1:2:1 जनरेट हो रही है। तो इसके बाद अगर मैं इस रेशियो से इसका फार्मूला जनरेट करता हूं तो वो मेरे पास क्या होगा, 1 कार्बन, 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम, यानी CH2O। इट इज एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला कहलाएगा। तो बेटा ये आपके पास एक एग्जांपल थी एम्पिरिकल फार्मूला के लिए और ये कोवैलेंट कंपाउंड्स के अंदर हम देख रहे थे। जबकि अगर हम बात करें आयोनिक कंपाउंड के हवाले से, जो कि उसी के नीचे बड़े पैराग्राफ के मिड के अंदर उसने फार्मूला यूनिट को भी एक्सप्लेन किया हुआ है और उसके बाद उसका एम्पिरिकल फार्मूला कैसे लेंगे इसको भी बताया हुआ है, या आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। तो अब हम देखते हैं कि आयोनिक कंपाउंड जो है इसका किस तरह से हम फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स का जो फार्मूला है, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड जो है ये दरअसल एक क्रिस्टल लैटिस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं और इसका जो सिंपल फार्मूला यूनिट है वही
क्या कहलाएगा इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, the simplest unit taken as representative of an ionic compound is called the formula unit। एग्जांपल देखते हैं इसकी। एग्जांपल सिमिलर मैं ले रहा हूँ, टेबल सॉल्ट की एग्जांपल ले रहा हूँ। तो आप देखेंगे टेबल सॉल्ट के अंदर जो आपको क्रिस्टल्स में NaCl का एक नेटवर्क बना हुआ नजर आ रहा होगा, यही NaCl इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला कहलाएगा, क्योंकि ये सिंपल फॉर्मूला है इसका। इसी तरह अगर मैं दूसरे एग्जांपल ले रहा हूं तो वो है कॉपर सल्फेट की। अब इस कॉपर सल्फेट के अंदर भी आप देखें तो ये क्रिस्टल लैटिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसका जो सिंपल फॉर्मूला है वो है CuSO4। ठीक है, जो एक फॉर्मूला यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, तो यही इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला कहलाएगा। तो जी बच्चे, ये हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला था। अब हम देखते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है अब वो क्या चीज है। अब जो इसकी डेफिनेशन है वो आपको नेक्स्ट पेज के ऊपर मिल जाएगी और आप इसको फर्स्ट पैराग्राफ में ही बोल्ड होता हुआ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ से इसकी डेफिनेशन है। तो हम समझते हैं कि एक्चुअली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है क्या। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दैट शोज एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड। यानी कि ये वो फॉर्मूला है जो उस कंपाउंड में मौजूद तमाम एलिमेंट्स की एक्चुअल अमाउंट को शो कर रहा होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास, इसको हम मालूम कैसे करेंगे, तो इसको मालूम करने के लिए आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला की हेल्प लेनी होती है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला इज ड्राइव्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज ड्राइव्ड फ्रॉम एम्पिरिकल फॉर्मूला बाय द फॉलोइंग रिलेशनशिप। वो रिलेशनशिप आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है इट इज इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय n। इसको आप n से मल्टीप्लाई करेंगे। अब n यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 एंड सो ऑन। जैसे फॉर एग्जांपल, तो अगर मैं बात करूं ग्लूकोज की, जो उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला था CH2O, तो अगर आप उसको 6 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जनरेट कर लेंगे। अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो है C6H12O6। ठीक है, इसको हमने कैसे जनरेट करना है, इसके लिए आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी। ठीक है, जो हम कमिंग लेक्चर्स के अंदर देख लेंगे कि ये आपने कैसे फाइंड आउट करना होता है। तो याद रखिएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है इसी से आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जनरेट करेंगे। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू एंड शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, वो है मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला मास, जिसकी डेफिनेशन आपको उसी पेज पे लास्ट पे हेडिंग के नीचे मिल जाएगी। ये डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और ये न्यूमेरिकल्स में भी बहुत आपको हेल्प करेगी। तो हम देखते हैं कि मॉलिक्यूलर मास है क्या या फॉर्मूला मास क्या चीज है। तो मॉलिक्यूलर मास हम कहेंगे द सम ऑफ एटॉमिक मासेस। यहाँ पर द सम इंडिकेट करता है एडिशन को, कि हम ऐड करेंगे किसको, एटॉमिक मासेस को, ऑफ ऑल द एटम्स, तमाम एटम्स present in one molecule of a molecular substance। जो एक molecular substance के एक molecule में जितने भी atoms हैं, इनके तमाम atoms के atomic masses को add करते हैं, वो molecular mass कहलाएगा। एग्जांपल्स देखते हैं इसकी कि हम कैसे molecular mass को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल आपकी बुक में भी गिवन है कि कैलकुलेट द molecular mass of HNO3, या आप AMU में या ग्राम्स में किसी में भी मालूम कर सकते हैं। नॉर्मली हम इसको AMU में लेते हैं। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले आपने इसके फॉर्मूला पे फोकस करना है कि जो इसका फॉर्मूला है HNO3, क्योंकि फॉर्मूला जो है ये आपको नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बताएगा। अब जैसे कि फॉर्मूला में हमें पता चलता है कि इसमें एक हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं कि सिंबल के नीचे वाली वैल्यू एटॉमिक मास है, तो ये 1.01 है, तो हम इसको 1 ले लेते हैं, 1 AMU। तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 AMU। नंबर 2, आपके पास नाइट्रोजन की अगर बात करें तो नाइट्रोजन जो है इसका एटॉमिक मास है 14.01, तो इससे भी हम अप्रोक्सीमेटली 14 AMU ले लेते हैं। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट देखें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के देयर आर 3 एटम्स। ठीक है, सो देयर आर 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16। ठीक है, तो अगर हम 16 तो इसका AMU में ले लेंगे, ये एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16। तो हमारे पास इन सबके एटॉमिक मासेस आ चुके हैं। अब हम इसको ऐड करेंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है एंड देयर इज ओनली 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, तो हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इसमें ऐड कर रहे हैं नाइट्रोजन के एटॉमिक मास को एंड देयर इज ओनली 1
एटम ऑफ नाइट्रोजन, तो हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 into 14 और इसमें ऐड करेंगे हम ऑक्सीजन को और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16 एंड वी मल्टीप्लाई बाय 3 बिकॉज़ देयर आर 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो इस तरह से हमने इन तमाम के एटॉमिक मासेस और नंबर ऑफ एटम्स को लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 जो है हमारे पास 1 आता है, 1 into 14 14, 3 into 16 आपके पास 48 आएगा। जब आप इन सबको ऐड करेंगे सो द आंसर विल बी 63 AMU। सो 63 AMU इट इज अ मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड। ये HNO3 का मॉलिक्यूलर मास है। इसी तरह एक नेक्स्ट एग्जांपल आपकी बुक में गिवन है जिसे आप खुद सॉल्व कीजिएगा। कोई इशू होता है तो आप मुझे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। फिलहाल एक एग्जांपल मैं आपको और दे देता हूं ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट जो है वो जरा क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो हम CH4 की ले रहे हैं। अब इसी तरह देयर इज फार्मूला ऑफ मीथेन इज CH4। इसमें 1 कार्बन है एंड 4 हाइड्रोजन एटम्स। द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12.01 जबकि हाइड्रोजन का 1.01 है बट मल्टीप्लाई बाय 4 बिकॉज़ देयर आर 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो जब आप देखें तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो द टोटल आंसर इज 16.05। तो ये इसका मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। तो इस तरह से आप एक मॉलिक्यूलर मास को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस की एग्जांपल है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसको भी अगर हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मॉलिक्यूलर मास भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। फार्मूला रिप्रेजेंट्स देयर इज ओनली 1 कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन एटम्स। द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12.01 and oxygen will 16 multiply by 2 because there are 2 atom of oxygen। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे टोटल आंसर इज 44। ठीक है, 0.1। तो ये आपके पास AMU में इसका आंसर आएगा 44 AMU। तो ये इसका मॉलिक्यूलर मास है। तो आप लोगों ने देख लिया बेटा कि किस तरह से हम इसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपने बाकी एग्जांपल जो आपकी बुक में गिवन है इसको आपने खुद सॉल्व करना है और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो मैं आपको पहले बताता चलूं कि इसके अंदर जो आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मोलर मास है, ये आपको ज्यादातर शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं। मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना ये आपको एमसीक्यूज में भी आता है, तो एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला ये लॉन्ग के लिहाज से बहुत ही अहम क्वेश्चन है आपके पास, तो आपने इनको इस तरह से तैयार करना होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये जो लेक्चर है वो समझ आ गया होगा। इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाले तमाम नए लेक्चर्स की नोटिफिकेशन भी मिल जाए। मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।